आवाज आ रहा है? Yes, can you hear me? Okay. Chalo, so let's start with the another chapter that is nothing but magnetic materials. Welcome you all to the YouTube channel Tuto Physics. राइट, अब ये मैग्नेटिक मटेरियल ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत स्वीट सा चैप्टर है. इसमें गिन के 3 डेरिवेशंस है छोटे छोटे, तो डेरिवेशंस याद से करके जाना है ना. एक कोई ना कोई आने के चांसेस 100% रहेंगे, ठीक है. और इसके साथ एक आधा न्यूमेरिकल, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं with the very first derivation, and that is nothing but the torque acting on a magnetic dipole in a uniform magnetic field. Right, uniform magnetic field मतलब जहाँ पे magnetic magnitude of magnetic field is constant. मतलब here this is nothing but the magnetic field B bar. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब है कहीं पे भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, एनीवेयर इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, इफ वी मेजर the magnitude, what we will get is nothing but constant, है ना. अगर ये 5 टेस्ला है तो we will get a 5 टेस्ला only at every position, right? That's why it is called as uniform magnetic field. तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डायपोल ले लिया. डायपोल मतलब जिसके पास 2 पोल्स है, तो वी कैन कंसीडर अ मैग्नेटिक डायपोल एज बार मैग्नेट, है ना. तो इस बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डायपोल को अगर हमने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं या पार्टिकल को रखते हैं, तो इट विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, है ना, रोटेशनल मोशन वो परफॉर्म करेगा. तो यहाँ पे भी ये जो बार मैग्नेट है, इट विल गेट डिस्प्लेस and right, and it will get displaced by certain angle, let us say it is theta, right.
This is north pole. The north pole has been displaced over here and south pole has been displaced over here into the uniform magnetic field, right? राइट, तो हम वैसे हमें टॉर्क का इक्वेशन पता है, तो ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज अ रोटेटिंग फोर्स। तो टाउ बार हमने अभी लास्ट चैप्टर में ही फाइंड आउट किया था, है ना? तो टाउ बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू, बेसिक इक्वेशन हम यूज करते हैं यहाँ पे, इट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रॉस विथ बी बार, है ना? क्रॉस विथ बी बार, एंड देयरफॉर दिस टाउ बार विल बी इक्वल्स टू व्हाट? m into b। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ m बार, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, b बार का मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नीट्यूड इज b इनटू साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट वेक्टर। सो दिस इज नथिंग बट टाउ बार, है ना? ये होता है टाउ बार। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ बार is equals to tau, which is equals to mb into sine of theta it is. So this is nothing but magnitude, say this as equation number 1। तो ये होता है टॉर्क, जो कि यहाँ पे इस बार मैग्नेट के ऊपर, मतलब डायपोल के ऊपर एग्जर्ट करेगा। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? हमें यहाँ पे इस बार मैग्नेट का टाइम ऑफ रोटेशन भी फाइंड, मतलब टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है ना? ये बार मैग्नेट जो है वो यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। तो इन दिस केस हाउ वी कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड का बेसिक इक्वेशन है, बिफोर मूविंग टू द टाइम पीरियड हम क्या करते हैं? हम पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी नाउ क्या होता है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग डायपोल इज, अब पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? ये रोटेटिंग डायपोल है तो यू एम, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इज नथिंग बट इक्वल्स टू टाउ इनटू थीटा, है ना? पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वर्क डन का यूज करके। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मतलब एंगुलर फोर्स, दैट इज टॉर्क, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। हम फाइंड आउट करेंगे फॉर डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी थीटा के लिए। तो ये डी थीटा के लिए हमें जो मिलेगी वो डी यू एम मिलेगी। अब डी यू एम से डी यू एम अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग डी यू एम is equals to integration tau into d theta, right? तो dum का इंटीग्रेशन इज um, which is equals to integration tau की वैल्यू क्या है? mb sin theta, रख दो ये mb sin of theta into d theta। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो what will get after integration? So therefore um is equals to mb is constant, बाहर साइन थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, ठीक है? नो ये माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं, तो यू एम इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हमें कहाँ पे मैक्सिमम, कहाँ पे मिनिमम, तो अलग अलग तीन एंगल्स के ऊपर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री मतलब क्या? कि ये एम बार और बी बार दे विल बी पैरेलल विद ईच अदर, राइट? तो मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, दैट इज एम बार
एंड बी बार आर पैरेलल, और पैरेलल अगर है तो ये वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, इक्वेशन 2 में। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगी, ये वैल्यू um इज इक्वल टू माइनस एम बी इंटू कॉस ऑफ जीरो, तो cos 0 इज 1, तो um की वैल्यू हमें मिल गई माइनस एम बी। cos 0 is 1, तो um is equals to minus mb. So this is the minimum value, है ना? This is ultimately nothing but the um minimum, ठीक है। फिर अगर हमने थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रखते हैं, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब क्या, तो दे विल बी परपेंडिकुलर विथ ईच अदर, एम बार एंड बी बार आर पैरेलल के जगह पे क्या करेंगे, 90 मतलब परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन 1 में भी ये वैल्यू रखेंगे तो um विल बी इक्वल्स टू माइनस एम बी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, और cos ऑफ 90 मतलब क्या, um इज इक्वल्स टू 0, cos 90 इज 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये बार मैग्नेट जो है वो अलाइन हो जाएगा उसके डायरेक्शन, ठीक है, मतलब दे विल बी पैरेलल विथ ईच अदर। एंड थर्ड कंडीशन इज इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा की जगह पे अगर हमने 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल, एम बार एंड बी बार आर एंटी पैरेलल विद ईच अदर, और इसको इक्वेशन 1 2 में पुट अप करते हैं, तो दिस इक्वेशन 2 विल गिव यू um which is equals to minus mb into cos of 180, right? Okay, into cos of 180 डिग्री, और cos of 180 डिग्री क्या होता है, this is minus 1 into minus mb is mb, which is nothing but equals to um max, है ना? ये हो गई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर। इसको अगर हमने ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, ये जीरो ले लेते हैं, राइट, मैक्सिमम क्या है mb, तो ये mb ले लेते हैं, मिनिमम क्या है, तो दिस इज माइनस mb, एंड एक है जीरो, तो एंगल 0 90 180 है, तो ये 0 के लिए हो गया, ये 90 के लिए प्लॉट कर देंगे, और ये 180 के लिए प्लॉट कर देंगे। तो ये ग्राफ कैसे मिलेगा हमें, लेट अस चेक। सबसे पहले 0, तो 0 के लिए क्या मिल रहा है, माइनस mb, तो ये हो गया माइनस mb, ये पॉइंट। फिर 90 के लिए क्या मिल रहा है, um की वैल्यू 0 है, तो um इज ऑन द y एक्सिस एंड एंगल थीटा इज ऑन द x एक्सिस, तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री पे 0, ये पॉइंट। और 180 पे कितना आया, mb मतलब प्लस mb, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इज लाइक दिस। इसको ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। क्या इक्वेशन आया था, क्या है, दिस इज नेगेटिव कोसाइन सिग्नल, um के इक्वेशन में माइनस कोसाइन सिग्नल आया है, नेगेटिव कोसाइन सिग्नल, ठीक है। चलो यहां से हमें टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है, तो टाइम पीरियड ऑफ दिस रोटेटिंग बार मैग्नेट डायपोल इज व्हाट, देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज क्या आएगा, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ये ओमेगा क्या होता है, दिस इज 2 पाई बाय रूट ऑफ, ऑसिलेशन में पढ़ा था हमने, याद होगा तो 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू होती है एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें हम फाइंड आउट कर रहे हैं, टॉर्क, एक पोटेंशियल एनर्जी और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये सवाल देख के इसका आंसर लिखना, अगर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखना है तो यहाँ तक के लिखना, टॉर्क के टर्म में लिखना है तो डायग्राम ड्रॉ करके टॉर्क इक्वेशन, ये फिर वो 2 मार्क के लिए वगैरह है, लेकिन अगर ये 4 मार्क के लिए आ गए तो ये टी तक के पूरा सॉल्व करना, टाइम पीरियड तक के। अब ये अल्फा बाय थीटा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो नाउ क्या करेंगे, एक इक्वेशन है टॉर्क का, कौन सा, टाउ इज इक्वल टू, ये एक आ गया एम बी
साइन ऑफ थीटा, राइट, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आएगा, ये वापस अपने जगह पे आएगा, तो दिस इज अप्लाइड टॉर्क, तो रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ रिस्टोरिंग, इसकी वैल्यू या इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करके चलते हैं, तो टाउ की का मैग्नीट्यूड हो गया ये, दैट इज mv sin of theta, let me call this as equation number 4, and टाउ का दूसरा इक्वेशन क्या है, according to the rotational dynamics it is I into alpha. I into alpha मतलब क्या, moment of inertia multiplied by d square theta by dt square, ठीक है। इक्वेशन 5, अगर मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई इन द सेंस कि ये थीटा जो है ये बहुत बड़ा नहीं रहेगा, फॉर स्मॉल एंगल्स दिस साइन ऑफ थीटा, सिंस साइन ऑफ थीटा इन डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियन फॉर स्मॉल एंगल्स, ये भी हमने वहां पे देखा था, स्मॉल एंगल्स, तो देयरफॉर टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बी इंटू थीटा हो जाएगा ये, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। अब इक्वेशन 4 और 5 इनकी लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, तो देयरफॉर इक्वेटिंग RHS of equations 4 and 5, what we'll get, therefore we get as, हमें अल्फा बाई थीटा चाहिए तो पहले अल्फा वाला इक्वेशन लिख देते हैं, दैट देयरफॉर I into अल्फा इज इक्वल्स टू एम बी थीटा, एम बी थीटा, तो हमें चाहिए अल्फा बाई थीटा, तो अल्फा बाय थीटा विल बी इक्वल्स टू आई, इधर चला जाएगा तो एम बी बाय आई, ये आ गया अल्फा बाय थीटा, इसको उठाएंगे इक्वेशन 3 में पुटअप कर देंगे, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 what we'll get, t is equals to 2 pi by root of alpha by theta, अल्फा बाय थीटा की वैल्यू है एम बी बाय आई, है ना, एम बी बाय आई, एंड देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ, ये आई ऊपर आ जाएगा तो आई बाय एम बी हो जाएगा, so this is the time period of the bar magnet or dipole in the uniform magnetic field. You can say this as equation number 6. इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और रोटेशन इज 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ एम बी, ऊपर चला जाएगा तो एम बी बाय आई हो जाएगा, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इतना आपको लिखना पड़ेगा 4 मार्क के लिए, इफ इट इज आस्क्ड इन सेक्शन डी फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट is magnetic moment of an electron revolving around the nucleus of an atom, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर ऑर्बिट शो किया है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन और करंट इनकी डायरेक्शन कैसी रहती है, दे आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। अगर इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस क्लॉकवाइज वे, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, है ना, क्योंकि ये रोटेट अगर हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल हैव इट्स एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या रहेगी, और जो फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, तो करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा दो, हम जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन हो जाएगी हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट की, दैट इज नथिंग बट m बार, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उस हिसाब से अगर हम देखते हैं
एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन कराएगा विल बी डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, सो दिस इज एल बार। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एकदम बेसिक सा फॉर्मूला ध्यान में रखना, क्या होता है? द मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है, तो इसको हम एम ऑर्बिट कहते हैं, मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू, क्या होता है? करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब भी थोड़ी देर पहले, मतलब हमने जो चैप्टर नंबर 10 देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसमें ये ऑर्बिट मतलब मैं आई इंटू ए की जगह पे सब्स्टिट्यूशन किया था एम का, है ना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते समय। तो आई इंटू ए, राइट, देयरफॉर m ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू, अब I क्या होता है? I इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज है, चार्ज को हम यहाँ पे E से डिनोट करते हैं, और टाइम मतलब क्या? तो एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय, दैट इज कैपिटल T, दैट इज टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ए। अब ये एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, नेक्स्ट इसमें लिख देते हैं। तो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E बाय, ये टाइम पीरियड मतलब क्या? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, टाइम पीरियड इज डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है एक रोटेशन में? 2 पाई आर, तो इट इज 2 पाई into small r, that is radius of this circular path, that is orbit, divided by speed, that is v, into area is nothing but pi r square, right? कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा, देयरफॉर कुछ कैंसिल कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल होगा? ये पाई पाई कैंसिल, ये आर आर कैंसिल, v ऊपर आ जाएगा, तो m ऑर्बिटल हमें मिलेगा 1/2 ई, v ऊपर आ गया, और इधर का एक r, तो ई भी r के फॉर्म में m ऑर्बिटल मिल गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एंगुलर मोमेंटम के टर्म में भी हमने डायग्राम में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ड्रॉ की है, तो इस हाफ ईवीआर को एंगुलर मोमेंटम के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? वर्क ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज L is equals to m into v into r, that is linear momentum multiplied by perpendicular distance रहता है, तो m e हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास, v वेलोसिटी, r रेडियस। तो ये ईवीआर में से सॉरी एमवीआर में से वीआर है, बस एम ही लाना है, तो इक्वेशन 1 को मॉडिफाई कर देते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या होगा इक्वेशन 1? दैट इज m ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू 1/2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवीजन दे दिया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, राइट? ई को बाहर कर देंगे, ये यहाँ पे ई लिख देता हूँ न्यूमरेटर में, तो ई बाय ट्वाइस एम ई मल्टीप्लाइड बाय एम ई इंटू वी इंटू आर। एंड व्हाट इज दिस एम ई वी आर? ये एम ई कैंसिल होके हाफ ई वी आर ही बचेगा, हाफ ई वी आर, राइट? सिर्फ मॉडिफिकेशन किया है, तो देयरफॉर दिस m ऑर्बिटल is equals to E by twice me into L, राइट? ये जो टर्म है E by twice me, दिस इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशो, राइट? और L इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो देयरफॉर दिस गायरोमैग्नेटिक रेशो is equals to m orbital divided by angular momentum L, which is nothing but equals to E by 2 times charge upon 2 times the mass of an electron. This is the gyromagnetic ratio. ठीक है, यही पे अगर हमने एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द, है ना, तो अकॉर्डिंग टू बोर
सेकेंड पोस्टुलेट, क्या कहता है सेकेंड पोस्टुलेट बोहर का? दैट angular momentum of revolving electron around the nucleus is equals to इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n into h by 2 pi होता है, दैट इज h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये L की वैल्यू अगर हमने इस इक्वेशन में रख दी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के, दिस इज अनदर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, राइट, दिस इज फॉर 3 and therefore from equation 2, राइट, ये इक्वेशन 2 में ये L की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो इट इज m ऑर्बिटल विल बी इक्वल्स टू E बाय ट्वाइस me। ये E जो है ये सफिक्स में आना चाहिए, ठीक है, E बाय ट्वाइस me मल्टीप्लाइड बाय L, L की जगह पे n इंटू एच बाय 2 पाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, m ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू ई एन एच बाय 2 टू जा 4 pi me। So this is your equation number 4, another equation of orbital magnetic moment। और यहाँ पे अगर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर हम देखते हैं तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इंटीग्रल मल्टीपल की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये m ऑर्बिटल ये हमें मिलेगा, इट इज इक्वल टू e इंटू एच बाय 4 पाई एम ई। इसको हम यहाँ पे कहते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। Right, this is called as Bohr's magneton, you can say equation number 5। So this is what all about this orbital magnetic moment of an electron revolving around the nucleus, ठीक है। The next is magnetization M and magnetic intensity H। क्या होता है मैग्नेटाइजेशन? बेसिक सा फॉर्मूला है मैग्नेटाइजेशन का, वो ध्यान में रखो। Therefore magnetization is equals to net magnetic moment divided by volume, right। तो मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय m which is equals to net magnetic moment मतलब m net divided by volume is denoted by v। so this is your equation number 1 for magnetization, ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे और उस सोलेनॉइड में एक रॉड मैग्नेटिक मटेरियल का रख देंगे। so let us consider now, let us consider a solenoid through which current I is flowing wherein the magnetic material rod is placed, है ना, जिसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल का रॉड हमने रख दिया है। डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान देंगे। तो ये हो गया हमारा दिस इज नथिंग बट योर रॉड, जिसमें सॉरी सोलेनॉइड जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। तो I is the current which is flowing through this।
अब आई अगर फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, राइट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी? दी मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कुछ इस तरीके से फ्लो होती है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई। इसमें अगर हमने मैग्नेटिक रॉड मटेरियल का रॉड हमने रख दिया, यानी से ये मैग्नेटिक मटेरियल मतलब मैग्नेटिक रॉड के लिए, मटेरियल के रॉड के लिए ये करंट के फ्लो होने की वजह से, सोलेनॉइड में से करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये रॉड क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना। दैट रॉड विल गेट मैग्नेटाइज। तो यहाँ पे दो दो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, एक मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब रॉड की मैग्नेटिक फील्ड प्लस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू बी सोलेनॉइड मतलब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रॉड, ठीक है, जो मैग्नेटाइजेशन के कारण पोलराइज होगा या मैग्नेटाइज होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये रॉड जो है ये मैग्नेटाइज होगा। तो B विल बी इक्वल्स टू, अब ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ी थी, दैट इज म्यू जीरो टाइम्स n into I, where mu zero is permeability of free space, n is number of turns per unit length, and I is nothing but the current flowing through the solenoid plus B rod क्या रहेगा? It is mu zero times the magnetization M, ठीक है। तो यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड को सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज बी म्यू जीरो टाइम्स, ओके, म्यू जीरो टाइम्स म्यू जीरो कॉमन निकल जाएगा तो ये एन इंटू आई प्लस कैपिटल एम, वेयर कैपिटल एम इज मैग्नेटाइजेशन, राइट। और ये एन इंटू आई, राइट, व्हाट इज एन आई? सॉरी, ये यहाँ पे हमें आई करना पड़ेगा क्योंकि टोटल करंट जो है वो है आई, इंडिविजुअल टर्न्स में से जो करंट फ्लो होता है वो है स्मॉल आई, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आई, ठीक है। और ये n इंटू आई मतलब क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द न्यू फिजिकल क्वांटिटी व्हाट विल गेट ओवर हियर एंड इज, but this n product of number of turns per unit length multiplied by I, that is n by L into I, is nothing but equals to H, called as magnetic intensity, राइट। इट इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब H अगर हमने इस इक्वेशन में रख दिया B के, so this has equation number 2, so therefore from इक्वेशन 2 क्या मिलेगा? इक्वेशन 2 से ये B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू H प्लस M हो जाएगा, राइट, H प्लस M। और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी फाइंड आउट करनी है, ये इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, राइट। और यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी हमें फाइंड आउट करनी है, तो H की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो देयरफॉर H इज इक्वल्स टू, पहले तो ये B के डिनोमिनेटर में म्यू जीरो आ जाएगा, B बाई म्यू जीरो H इज इक्वल्स टू H प्लस M, और ये M को शिफ्ट कर देंगे तो माइनस M हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ H, ठीक है। ऑल्सो एक और इक्वेशन है, दैट इज ऑल्सो दिस मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। M जो है मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है।
मतलब h अगर बढ़ता है तो m भी बढ़ेगा, तो देयरफॉर दिस m इज इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन निकलने के बाद इक्वल टू और कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नथिंग बट psi, कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर, उसकी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, बताता है, राइट। तो ये h m इज इक्वल टू साई टाइम्स h आ जाएगा, राइट। ये m इज इक्वल टू साई टाइम्स h इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 क्या होगा? सो देयरफॉर फ्रॉम equation 3 what we will get is b is equals to mu 0 times h plus psi times h। अब यहाँ से h कॉमन निकल जाएगा, तो b is equals to mu 0 into h, बचा क्या? 1 plus psi, and this 1 plus psi is nothing but the relative permeability. So but 1 plus psi is mu r, called as relative permeability, राइट। तो ये अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयरफॉर b इज इक्वल्स टू म्यू 0 इनटू h इनटू म्यू r, है ना। 1 प्लस साई की जगह पे म्यू r कर दिया, तो देयरफॉर दिस b इज इक्वल्स टू म्यू 0 इनटू म्यू r, क्या होता है? म्यू 0 इनटू म्यू r रिलेटिव परमेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय permeability of free space is nothing but equals to permeability, that is mu, it is mu times h. This is the another equation 5. So this is what all about the magnetization and magnetic intensity. और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे आते हैं। अब इन तीनों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं या कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं। तो मैंने एक कंपैरिजन यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है, लिख के रखा है, उसको पॉइंट वाइज ध्यान में रखने की कोशिश करो। अगर कंपैरिजन पूछते तो डायरेक्ट कंपैरिजन लिख सकते हैं, राइट, कंपैरेटिवली याद रखेंगे तो सीक्वेंस में, राइट। और अगर शॉर्ट नोट आया तो किसी भी एक कॉलम का, जैसे कि डायमैग्नेटिक का पूछा तो डायमैग्नेटिक में जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं उसको लिख देने के। 3 मार्क्स के लिए आया तो 6 पॉइंट लिखने हैं, 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए तो आएगा नहीं, 3 मार्क या 2 मार्क के लिए आया तो 4 पॉइंट्स लिखने के, 4 या 5 पॉइंट्स लिख लेने के, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इजी है। पहले कॉलम में प्रॉपर्टीज है, बाद में डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की के बारे में लिखेंगे, पैरामैग्नेटिक और फिर फेरोमैग्नेटिक, राइट। क्या कहते हैं? पहली प्रॉपर्टी, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, राइट। मैग्नेटिज्म किसके वजह से होता है? तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक मटेरियल में होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में रोटेट होने के वजह से। पैरामैग्नेटिक में स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के वजह से होता है। और फेरोमैग्नेटिक में फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स, डोमेन्स मतलब आप अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखेंगे, एक जायंट डोमेन, छोटे छोटे डोमेन, इनके वजह से, तो वो छोटे छोटे डोमेन क्लब होके एक मर्ज होके एक बड़ा सा जायंट डोमेन बनता है, तो वो डोमेन के वजह से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तैयार होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिज्म गेन करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी, बिहेवियर इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, वो वैरी हो रहा है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा? डायमैग्नेटिक में दीज आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मूव्स फ्रॉम हाई टू लो फील्ड रीजन, है ना, ये रिपेल होंगे, है ना। डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल होंगे एंड दे विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर फील्ड रीजन। पैरामैग्नेटिक में अगर आते हैं तो दीज आर फीबली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अट्रैक्शन होगा, राइट। सो अट्रैक्टेड
and it will be attracted from low field to higher field region, lower field to higher field region. यहाँ पे high to low है, यहाँ पे low to high है, and these are strongly attracted in an external magnetic field, right, and easily move from low to high. इधर भी low to high, इधर भी low to high. Attraction में low to high, repulsion में high to low. State of magnetization, क्या है state of magnetization? For diamagnetic, these are weakly magnetized in a direction opposite to that of the applied magnetic field, right? मतलब क्या कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वीकली मैग्नेटाइज रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटाइजेशन का कम रहेगा, right? These get weakly magnetized in the direction of applied magnetic field. पैरामैग्नेटिक में उसी मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में ये वीकली मैग्नेटाइज रहेगा, और यहाँ पे these get strongly magnetized in the direction of applied magnetic field. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अप्लाइड फील्ड के ही डायरेक्शन में ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज रहेगा, राइट? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? When the material in the form of liquid, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल, लिक्विड मैग्नेटिक मटेरियल is filled in the U tube, U shaped tube and placed between the pole pieces. क्या किया हमने? U shaped ट्यूब लिया, उसमें लिक्विड मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, राइट? और एक कोई भी साइड में या आर्म में, या इसको लिम भी कहते हैं, LIMB लिम, इस पे नॉर्थ और साउथ पोल रख दिया, तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, वहां पे देखो, वहां पे देखो, क्या हो रहा है कि लिक्विड लेवल इन दैट लिम्ब गेट्स डिप्रेस, मतलब कहा कि जिस लिम्ब में, ये लेफ्ट लिम्ब, ये राइट लिम्ब, यहाँ पे लेफ्ट लिम्ब में हमने हर जगह पे नॉर्थ पोल साउथ पोल मतलब मैग्नेट रखा है, जिस लिम्ब के पास मैग्नेट प्रेजेंट है उस साइड की लिक्विड लेवल जो है वो डिप्रेस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अच्छी खासी राइज अप होगी, लिक्विड लेवल इन दैट, यहाँ पे क्या होगी? लिक्विड लेवल इन दैट लिम्ब राइजेस वेरी वेरी मच, मतलब क्या? इधर लिक्विड लेवल दोनों में लगभग लगभग सेम है, इसलिए सिर्फ राइजेस अप बोला है। यहाँ पे इसकी लिक्विड लेवल इधर से दूसरे आर्म से कम होगी और इधर से अच्छी खासी बढ़ेगी, इसलिए वेरी मच राइजेस अप वेरी मच लिखा है, ठीक है? एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब B. तो B is less than B0 मैग्नेटिक इंडक्शन, और B0 is मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम, ठीक है? तो B less than B0 है, that is मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन B is less than the magnetic induction in vacuum. यहाँ पे B greater than B0 और यहाँ पे बहुत ज्यादा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, B is very very greater than magnetic field in the vacuum. फिर आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब साई की वैल्यू कैसी रहती है? डायमैग्नेटिक में लो और निगेटिव रहती है, इसलिए मॉड ऑफ साई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 1, मतलब बहुत कम हो गई, और ये निगेटिव रहती है। यहाँ पे लो बट पॉजिटिव, साई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, और अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करते तो पॉजिटिव रहेगी और अच्छी खासी ज्यादा रहेगी, 10 to the power 2, मतलब 100 के 100 जितनी, अप्रोक्सीमेटली 100। डिपेंडेंस ऑफ साई ऑन टेम्परेचर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑन टेम्परेचर पे कैसी डिपेंडेंसी है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें कैसे मिल रही है? कांस्टेंट मिल रही है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑन कूलिंग, कूलिंग मतलब टेम्परेचर जब कम होगा, इधर these magnetic materials converted into ferromagnetic material, मतलब जैसे at TC, TC मतलब क्या? This is TC, TC stands for Curie temperature। Curie temperature पे ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट? मतलब अगर टेम्परेचर कम कर देते हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ते जाएगी,
और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ रही है तो उस पैरामैग्नेटिक मटेरियल का कन्वर्जन फेरोमैग्नेटिक में हो गया। यहाँ पे भी क्या बोला है, एट टीसी these gets converted into पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उल्टा हो रहा है, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा है और फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा है एट टीसी मतलब क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी एज फार एज डायमैग्नेटिक मटेरियल इज कंसर्न इज लेस देन 1, पैरामैग्नेटिक ग्रेटर देन 1 एंड फेरोमैग्नेटिक इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल और ए इज इक्वल टू 100। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो इट इज वेरी लो इन डायमैग्नेटिक, वेरी लो इन पैरामैग्नेटिक एंड वेरी हाई इन द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक। और कुछ है क्या? तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द डिफरेंस। तो ये डिफरेंस जो है ये अच्छे से करके जाओ, राइट। इसके बेसिस पे आपको सॉरी शॉर्ट नोट वगैरह पूछ सकते हैं इस चैप्टर में से, राइट। तो इतना कर लेंगे तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इस चैप्टर में से, ठीक है। मैग्नेटिक शील्डिंग वगैरह है तो थोड़ा सा पढ़ के जाना। और एक और टॉपिक है दैट इज नथिंग बट द हिस्टेरेसिस। तो हिस्टेरेसिस लुक, उसके पॉइंट्स पढ़ के जाओ, पॉइंट्स की डेफिनेशन पढ़ के जाओ, दैट विल बी इनफ फॉर द हिस्टेरेसिस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द मैग्नेटिक मटेरियल which is a very small topic, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।